नमस्कार, वेलकम बैक। तो कल इंडिया ने इजराइल में अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि सभी विजिल रहें और एम्बेसी के टच में रहें। इसके अलावा इजराइल आने जाने वाली फ्लाइट्स को 8 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। उधर अमेरिका इजराइल को आयरन क्लैड सपोर्ट देने के लिए अपने जंगी जहाज़ों का बेड़ा इजराइल के आसपास इकट्ठा करना शुरू कर चुका है। इस बार अमेरिका की तैयारी पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित है ईरान हमला करेगा और अब यह लगभग तय हो चुका है। पिछली बार अप्रैल में जब ईरान ने हमला किया था तो इजराइल को न केवल यूएस बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और एक अरब देश जॉर्डन ने भी मदद की थी। इसलिए इस बार इजराइल के साथ साथ ये सभी देश ईरान और प्रॉक्सी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के निशाने पे हैं। इसलिए जाहिर सी बात है ये सब देश एक बार फिर इजराइल को डिफेंड करने के लिए आगे आएंगे। पर क्या कोई ऐसा देश है जो ईरान के सपोर्ट में आ सके? तो जी हाँ, ईरान अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस को लेकर एक साथ इजराइल पे अटैक करेगा। पर संभावना ये भी है कि मिडिल ईस्ट की 2 कंट्रीज भी ईरान का साथ देने के लिए आगे आ जाएं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीरिया और टर्की की। सीरिया और टर्की वो 2 कंट्रीज हैं जिनका इजराइल के साथ बैर है। वैसे बैर तो और भी अरब देशों का है, पर खुलकर सामने ना आने की जियोपॉलिटिकल कंपल्शन है। देखिए, ओपनली मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकता, पर जो लोग मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किन देशों के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, अब जरा बात कर लेते हैं टर्की और सीरिया की कि ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों देश इजराइल के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। तो 1967 के थर्ड इजराइल अरब वॉर में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स कब्जा लिया था। जी हाँ, ये वही गोलन हाइट्स है जो अभी 3-4 दिन पहले चर्चा में था। इसी गोलन हाइट्स के एक टाउन मजदल शाम्स की फुटबॉल फील्ड पे एक रॉकेट गिरा था जिसमें 12-13 बच्चे मारे गए थे। इजराइल इस रॉकेट के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार बता रहा था, तो वहीं हिजबुल्लाह का कहना था कि ये रॉकेट इजराइल के अपने आयरन डोम से मिसगाइड होकर यहाँ गिरा है। रॉकेट किसका था इसका फैसला होता इससे पहले ही इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बैरूत पे स्ट्राइक कर दी और हिजबुल्लाह के कमांडर फौज शुक्र को मार दिया। इसके तुरंत बाद हमास के लीडर इस्माइल हानी के भी मारे जाने की खबर आ गई। खैर, हम बात कर रहे थे गोलन हाइट्स की। तो सीरिया हमेशा से गोलन हाइट्स को वापस लेना चाहता आया है, पर जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से कभी खुलकर कह नहीं पाया। पर अभी 2 महीने पहले जुलाई में सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस के सामने खुलकर अपनी ख्वाहिश रखी कि सीरिया को गोलन हाइट्स वापस चाहिए। और मेरे ख्याल से सीरिया के लिए इस वक्त सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इजराइल से अपने अकाउंट सेटल करने की। सीरिया में जिहादियों के कुछ लूज ग्रुप्स हैं जहां से भी आए दिन इजराइल पर रॉकेट बरसते रहते हैं। इसलिए अगर इनकी इंटेंसिटी ईरान के अटैक के साथ बढ़ जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। अच्छा, सीरिया के पास इस वक्त एक और वजह है ऐसा करने की, और वो है रशिया का सपोर्ट। देखिए, सीरिया रशिया का एलाय है और जिस तरह से यूएस इजराइल के पीछे खड़ा रहता है उसी तरह से रशिया भी सीरिया के पीछे खड़ा रहता है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और लंबे समय से इसे फॉलो करते आए हैं तो आपको याद होगा 2011-12 में इस्लामिक स्टेट सीरिया में पनप रहा था और उसको खत्म करने के लिए यूएस अपनी पूरी गैंग के साथ कूद पड़ा था। उस वक्त आईएसआईएस को टारगेट करते करते ये लोग सीरियन गवर्नमेंट पे टारगेट करने लगे थे, जिसके बाद सीरिया में एक सिविल वॉर शुरू हो गया था। सीरिया में उस वक्त प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार थी जो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। फिर 2015 में रशिया ने सीरियन गवर्नमेंट्स की तरफ से एंट्री मारी और बस कुछ ही समय में सारी बाजी बशर अल असद के फेवर में पलट गई। तब से रशियन फोर्सेस सीरिया में तैनात हैं और अगर सीरिया पे कोई भी खतरा आता है तो रशिया तुरंत इन्वॉल्व हो जाएगा। बाकी अब रशिया यूक्रेन वॉर को देख ही रहे हैं। ये वक्त ऐसा है जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पूरे फॉर्म में है। अब बात करते हैं टर्की की। तो टर्की हमास को बाकी देशों की तरह एक टेररिस्ट आउटफिट नहीं मानता है। हमास के लीडर इस्माइल हनी का टर्की में गेस्ट की तरह वेलकम होता था। टर्की इजराइल हमास पीस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व था और गाजा में इजराइल के ह्यूमन राइट वॉयलेशंस की हमेशा आलोचना करता आया है। टर्की के प्रेसिडेंट रीसेप तैयब एर्डोगान का पेशेंस तब टूट गया जब इजराइल ने गाजा के आखिरी सही सलामत बचे शहर रफा पे उस वक्त हमला कर दिया जब सीज फायर टॉक ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेज पे था। इससे ये जाहिर हो गया था कि नेतन्याहू शायद कोई पीस करना ही नहीं चाहते। तब से टर्की के प्रेसिडेंट का स्टैंड हमेशा एग्रेसिव रहा है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गाजा में इजराइल को रोकने के लिए अपनी फोर्सेस को भेजने की बात कही थी, जिससे अच्छा खासा बवाल हुआ था और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया था। देखिए, टर्की शायद एक लौता नेटो कंट्री है जो इजराइल के खिलाफ है। पिछले अक्टूबर से टर्की नेटो और इजराइल के बीच किसी भी डील को नहीं होने दे रहा है। जो भी डील सामने आती है उसे ब्लॉक कर देता है। नेटो ग्रुप में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होता है, इसलिए टर्की के रवैये से लगभग सारी नेटो कंट्रीज फ्रस्ट्रेटेड हैं, पर कुछ कर नहीं सकती। रीजन वही है जियोपॉलिटिकल कंपल्शन, क्योंकि अगर टर्की नेटो से निकला तो रशिया का लाया हो जाएगा और ये यूएस कभी होने नहीं देना चाहता। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में टर्की ने इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमास लीडर इस्माइल हानी के लिए कंडोलेंस पोस्टेड को ब्लॉक कर दिया जा रहा था। इसके बाद इजराइल और टर्की की टेंशन तब बढ़ गई जब टर्की ने अपनी इजरायली एम्बेसी में इस्माइल हानी को मॉर्निंग या श्रद्धांजलि देने के लिए फ्लैग को हाफ मास्ट कर दिया, जिसके बाद इजराइल की तरफ से काफी एग्रेसिव रिस्पॉन्स आया। इनफैक्ट अनऑफिशियली किसी पॉलिटिशियन ने यह तक कह दिया कि टर्की अपनी एम्बेसी इजराइल से हटा ले जाए। इसलिए संभावनाएं बहुत हैं, पर हर कंट्री के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन दूर से खड़ा होकर देखेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज़्यादा है और ईरान अब किसी भी पल इजराइल पे अटैक कर सकता है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। प्रे फॉर ह्यूमैनिटी। जय हिंद।